हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जेईएन मैकेनिकल 2021 का रिज़ल्ट आरवीएनएल ने डिक्लेयर कर दिया है 16 अक्टूबर को। काफ़ी लंबे समय से जेईएन मैकेनिकल के कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे थे अपने रिज़ल्ट का। हमने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रिज़ल्ट 1 या 2 दिन में डिक्लेयर होने वाला है, तो बाकी पोस्ट का तो डिक्लेयर हो गया था, लगभग 2 वीक पहले की बात है, 25-26 के अराउंड की। तो उसके बाद में ऐसा काफ़ी टाइम से चल रहा था। काफ़ी लोग हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर रहे थे, तो कुछ वो लोग पिक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, और मैंने भी अपने स्तर पे थोड़ी बहुत जानकारी जुटाने की कोशिश करी। तो ऐसा था कि रिज़ल्ट आएगा और इलेक्ट्रिकल से पहले आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की डेट्स डिक्लेयर्ड नहीं थी। और जैसा कि मतलब कोरिजेंडम भी आ गया था चाहिए इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी रिडक्शन का, तो फाइनल तब तक डिसाइड नहीं हो सकती थी। तो जेईएन मैकेनिकल का आने में था। और जैसा कि पता है आपको कि जो हेड ऑफिस जयपुर की है वो सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है, लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी है या कोई प्रेशर आता है ऊपर से कि रिज़ल्ट डिक्लेयर करने, तो वो डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है। तो सैटरडे था, तो मुझे कम लग रहा था चांसेस सैटरडे को आने का। मेरे को लग रहा था कि मंडे तक आएगा रिजल्ट, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एकदम आनंद फानन में। तो उसका कट ऑफ रिव्यू और बाकी बातें हम इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही हाई चला गया आपका जेईएन मैकेनिकल के लिए। आपका जनरल जो बॉयज़ के लिए है और फीमेल के लिए भी, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह से चला गया जितना इतना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे को लगा था कि 140 इज़ सेफ। तो ऐसा देखने से जिस तरह से लगा, और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि जितना उन्होंने जोड़ा था उनसे थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा आए हैं, या कुछ लोगों ने जितने जोड़े थे उनके माइनस हुए हैं। तो मुझे लगा कि कुछ बोनस जैसा, या जो आईबीपीएस ने आपके क्वेश्चंस को सही मान लिया, क्योंकि अभी आपका आईबीपीएस ही कंडक्ट कराया था एग्ज़ाम, जो उन्होंने अपने हिसाब से सही मान लिया वो उन्होंने, तो वो काफ़ी लोगों का सही निकल गया। और जिनका जो गलत हुआ है या मार्क्स कम आए हैं, तो उनके ये 3-4 क्वेश्चन का ये जो लोचा रहा है वो इस तरह से रहा है। तो दोनों पार्ट में हो सकता है, पार्ट ए और पार्ट बी, क्योंकि आईबीपीएस आपका आंसर की तो डिक्लेयर करता नहीं है ना, आपसे ऑब्जेक्शन मांगता है। ये थोड़ा सा गलत चीज़ है आरवीएनएल के एंड पे भी और आईबीपीएस के एंड पे भी, क्योंकि ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इतनी तो कम से कम। ये बात सही है कि रिक्रूटमेंट टाइम पे कंप्लीट कराना होता है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी होती है तो चीज़ें सही तरीके से होती हैं। जैसे 2 क्वेश्चन तो मैं ही आपको बता देता हूँ। जैसे एक बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड था, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का। तो शायद ये क्वेश्चन, अगर पॉसिबल केसेस की बात करें, तो बेंडिंग मोमेंट जीरो भी एक तरह से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। और जब साइन चेंज करे बेंडिंग मोमेंट, तो भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। लेकिन अगर ज़्यादा सही माने तो आपका जहाँ चेंज करता है। और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, ओवर हैंगिंग बीम में ऐसा होता है कि आपका बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो करके अपन जनरली पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस थे। फिर आपके एक और क्वेश्चन था आपका वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। तो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड में जो बोले थे कि कौन कौन से पार्ट नहीं है, तो ना स्पिंडल उसका पार्ट है ना थिम्बल उसका पार्ट, दोनों नहीं है। दोनों के दोनों माइक्रोमीटर के पार्ट होते हैं। 1-2 क्वेश्चन इस तरह के थे, तो जो मुझे लगे कि ऐसा हो सकता है। तो जिनके अराउंड काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि 138 या 140 आ रहे थे उनके, उन्होंने भी पेपर क्लियर किया है, और वो जनरल की कट ऑफ से, चाहे वो थोड़े बहुत मार्जिन से ही क्लियर किया होगा, लेकिन क्लियर किया है। तो इतना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख के मुझे लगा था 130 to 135 था, तो उससे 2-3 मार्क्स ज़्यादा मान लो जिस हिसाब से। क्योंकि मैंने आपसे बात करी थी कि कुछ जिस हिसाब से पेपर लग रहा था 100 से 110 किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये मतलब जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, और आपके जिनका टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उनके इतने मार्क्स होने चाहिए। बाकी 100 to 105 वाले भी काफ़ी लोग होंगे। ठीक है। 95 to 100 हमने लेके अपने कट ऑफ का एक एवोल्यूशन करा था। और बाकी आपका जो 32 मार्क्स आपका जो नॉन टेक में था अदर देन जीके, उसमें मैंने एक 24 का स्टैंडर्ड लिया था, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा आसान था कंपेयर टू एन।
लेकिन जीके अच्छा था, तो जीके में हमने 10 से 15 मार्क्स का एक मार्जिन लिया था। तो अब जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं या 148 145 के अराउंड रहे हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा चीज़ दिक्कत आई आपके नॉन टेक्निकल पार्ट में, क्योंकि टेक्निकल पार्ट में तो 102 105 इस तरह से मार्क्स हैं, लेकिन वहाँ 38 40 इसी तरह से टोटल मार्क्स उनके रह गए। तो उस इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो पहले जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए ये बात है कि देखो, ये कोई लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। आप ब्रेक लीजिए। ऑब्वियसली कि काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ निकलना हर बार पॉसिबल नहीं होता है, और मैकेनिकल में तो खासकर इतनी वैकेंसीज़ आती नहीं है। तो आप तैयारी करिए, और आपको अपनी संतुष्टि के लिए जो चीज़ें भी करनी है कि आईबीपीएस से आपको बिल्कुल जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि आरवीएनएल के भी यही बोलेगा, अगर आप आरवीएनएल को आरटीआई अप्लाई करते हैं तो ये कंडक्टिंग बॉडी आपकी आईबीपीएस थी, तो आपको आईबीपीएस से कंसर्न जो भी कंसल्ट करना है आरटीआई लगानी चाहिए, तो उससे क्लियरिटी आ पाएगी। वैसे तो उनका जवाब भी ये होगा कि हम जनरली प्रोवाइड ही नहीं करते हैं अपनी आंसर की, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे काफ़ी आगे के एग्ज़ाम्स में के लिए भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि हम क्या करें, ये उस एग्ज़ाम में भी आया क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या लगाया था, ये सही है या नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो वो वाली चीज़ है। तो अ, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा क्लियरिटी करनी चाहिए उनको कि हमने क्या आंसर माना है, या एटलीस्ट कम से कम ऑब्जेक्शंस तो लेने चाहिए जो भी उनके आंसर की रहती है। तभी एक जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं राजस्थान में, सब में ऐसा प्रैक्टिस फॉलो करी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आईबीपीएस लगभग बहुत फेयरली एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। कंडक्टिंग एजेंसी जितनी भी हैं उसमें इतनी दिक्कत नहीं रहती, लेकिन एक बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम उनके लिए कंडक्ट कराना और एक टेक्निकल पार्ट के लिए कराना, तो दोनों में अंतर है। कहीं ना कहीं टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वाली दिक्कत आ ही जाती है। तो ये चीज़ तो जिनके भी 148 या उससे ऊपर थे, तो उनका वही दिक्कत रहा कि मतलब जो उनके क्वेश्चंस, मतलब जिन्होंने 141 या 142 एक्सपेक्ट करे थे, तो उनका यही रहा कि जो भी जो आपका दो दो तीन क्वेश्चन जो भी डाउट वाले थे, तो उन्होंने क्या सही माना है और वो आपके उस हिसाब से सही रह गए। मतलब जो आपने क्वेश्चन का आंसर किया था वही क्वेश्चन वही आंसर उन्होंने सही मान लिए, एक तरह से ये मान सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कट ऑफ किस तरह से रहा है। तो जनरल के लिए आपका ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ आपका 148.75, जो कि काफ़ी ज़्यादा है जनरल के हिसाब से, और आपकी ओपन कैटेगरी फ़ीमेल के लिए 120 रहा है, और डाइवोर्सी के लिए जो फीमेल में है 119.75 है। ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है 26/2/2000, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, काफ़ी लोगों के डाउट्स आते रहते हैं कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या होता है। तो देखिए, अगर हम ओपन कैटेगरी में मेल की बात करें तो इनके मार्क्स है 148.75। तो ओपन कैटेगरी की कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का मतलब है 26/2/2000। मतलब अगर इनके 148.75 हैं लास्ट कैंडिडेट के जिनकी कट ऑफ क्लियर हुई है, तो जो 26/2/2000 वाला है जो भी कैंडिडेट है, उससे जो भी बड़े कैंडिडेट होंगे, अगर मान लो कि 3 से 4 कैंडिडेट जिनके 148.75 हैं, तो ये सबसे सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हैं। मतलब यंगेस्ट का मतलब हो गया कि 26, ये सबसे छोटे कैंडिडेट है, इनसे जो भी बड़ी डेट ऑफ बर्थ वाले होंगे वो इनसे पहले होंगे। मतलब अगर 148.75 4 लोगों के मार्क्स हैं, तो ये सबसे उम्र में सबसे छोटे हैं 26/2/2000 वाले, इससे जो भी बड़े हैं वो इनके आगे हैं। ठीक है, मतलब किसी की डेट ऑफ बर्थ 25 फरवरी है, 25 फरवरी 2000 है, उनके भी 148.75 है। किसी की 21 जनवरी है, ठीक है, 21 जनवरी 2000 है, 2000 या मतलब 1999, ये ठीक है, जो भी है, तो वो इनसे बड़े होंगे, मतलब मार्क्स सेम है। तो ये सबसे छोटे कैंडिडेट्स हैं 148.75 लाने वाले। ठीक है, इनसे जो भी, मतलब अगर कोई 27 फरवरी वाला भी है और उसके 148.75 हैं, तो वो लिस्ट से आउट है,
मतलब एक तरह से उस तरह से बोल सकते हैं, अगर 148.75 को एक क्राइटेरिया मान के बताएं तो 26 फरवरी 2000 से जो भी बड़े हैं और उनके 148.75 हैं, तो वो आपके इस लिस्ट में है। और 148.75 में अगर किसी को फैसला करना है, मतलब अगर 148.75 फाइनल कट ऑफ रहती है और इसके हिसाब से करना है, तो 26/2/2000 से जो भी बड़े रहेंगे, मतलब अगर दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हैं तो जो भी बड़ा होगा उसको आपको फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अंदर 2001 2002 वाले नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके 148.75 मार्क्स नहीं है, उनके ज़्यादा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ वाली है, ये वो है जो लास्ट जो मार्क्स हैं वो 2-3 लोगों के अगर सेम रहते हैं तो उनमें सबसे छोटे हैं, या अगर केवल इनके ही 148.75 हैं तो ये वो कैंडिडेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी के लिए आपका 139 है ओपन कैटेगरी के लिए, और फीमेल के लिए 71 है। तो ये आपको पता होगा कि ओबीसी में आपकी विडो डाइवर्सिटी की भी थी आपकी वैकेंसी, जैसे 10 फीमेल के लिए ओपन कैटेगरी में 10 थी, विडो और डाइवर्सिटी के लिए 4 और 1 थी, तो इनकी अलग से कट ऑफ नहीं आई है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे 2 और 1 3, 4 1 5, जो मतलब 5 के लिए 10 कैंडिडेट होने चाहिए थे, तो 5 के लिए आपके हो सकते हैं 3 या 4 ही कैंडिडेट आपके आए हों, तो उसकी वजह से ये कट ऑफ 71 हो सकती है। या मतलब ऐसा मुश्किल लगता है कि 20 ओबीसी की लड़कियां होने में 20 में आपके 71 हो सकता, मतलब कट ऑफ रहे। और या ये पॉसिबल भी है क्योंकि तभी विडो और डाइवोर्सी की कट ऑफ इन्होंने नहीं शो करी है, तो ये उनमें उनमें ही जो भी 1-2 कैंडिडेट आए होंगे विडो या डाइवोर्सी के, वो मेन में ही कवर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एमबीसी के लिए। एमबीसी के लिए आपकी ओपन कैटेगरी मेल के लिए कट ऑफ है 109.75 और फीमेल के लिए कट ऑफ है 71.25। एससी के लिए आपकी कट ऑफ है 118.5 और ओपन कैटेगरी फीमेल के लिए है 75.75। एसटी के लिए है आपकी 123 और 70। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी ओपन कैटेगरी मेल के लिए 136 और फीमेल ओपन कैटेगरी के लिए 57.75। सिमिलरली एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस में भी आपकी विडो और डाइवर्सी की इंडिविजुअल वैकेंसीज़ थी, लेकिन इनकी अलग से मतलब जनरल के अलावा किसी कैटेगरी में भी विडो और डाइवर्सी की, तो इतने कैंडिडेट्स विडो और डाइवर्सी के नहीं आ पाए, या मतलब कम लोग रहे जितने, मतलब कॉलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थी डबल, उससे कम लोग रहते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से उनको मेन जो ओपन कैटेगरी में ही कर दिया गया, तो ये उनकी कट ऑफ के हिसाब से है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो चलो आपको आगे देखते हैं। सहरिया में 71 जो एक वैकेंसी थी उसके लिए, और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ में हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए आपकी 105.25 कट ऑफ है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 83.5 है। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल बिहेवियर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए कोई कट ऑफ नहीं है, मतलब इनके कैंडिडेट्स नहीं आए हैं आपके, मतलब आपकी वैकेंसीज थी आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी की हियरिंग और लोकोमोटर के लिए 4 8 कैंडिडेट, तो मतलब 16 कैंडिडेट आपको आने थे। ठीक है, 16 या 16 से कम। ठीक है, कम या मतलब 16 तो मैक्सिमम है। इंटेलेक्चुअल और मेंटल बिहेवियर के लिए 3 आने वाले थे, तो लेकिन ये 3 नहीं आए हैं, मतलब 6 कैंडिडेट आने थे लेकिन कोई कट ऑफ नहीं है, मतलब कोई लोग मतलब आए नहीं है एग्ज़ाम के लिए।